नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और बहुत सारे आपके मन में सवाल आते होंगे जब बात पैसों की आती है, आरबीआई को लेके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेके कि कितने पैसे छापने चाहिए, पैसे सरकार छापती क्यों नहीं है, या पैसे कौन छापता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे, जो मेरे मन में भी आते थे। तो आज इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। हम बात करें दोस्तों आरबीआई क्या है, फिर दोस्तों बात करें इसका मेन काम क्या होता है, देन विल टॉक अबाउट दोस्तों सेबी क्या है, जो शेयर बाजार मार्केट होती है, इसका क्या है कनेक्शन है सेबी से। फिर दोस्तों हम बात करेंगे आईआरडीए क्या है, जो हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं या बेचते हैं, उनका हमारे आपके जीवन से क्या कनेक्शन है। और फिर दोस्तों बात करें जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जिसको कंट्रोल करता है एमफी। तो अगर आप मेरे साथ दोस्तों इस वीडियो तक बने रहेंगे अंत तक, तो मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो भी हिंदी में बहुत यूजफुल होने वाली है। चाहे आप फाइनेंशियल मार्केट का बिजनेस करते हैं सेल्स में, या आप एक कॉमन पर्सन है कि आप कुछ सेल नहीं करते बट आप इस्तेमाल करते हैं। लाइफ में पैसा सबको चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड। आरबीआई क्या है, व्हाट इज आरबीआई? तो दोस्तों बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। दोस्तों इस बात में कंफ्यूजन है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो आरबीआई है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ये दोस्तों एक सेंट्रल बॉडी है। इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, जिसका गठन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसको चलाना जो है, इसका जो चलाना काम है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं चलाती दोस्तों। इसको चलाने के लिए 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें जो सबसे मेन होता है उसको बोलते हैं हम गवर्नर ऑफ आरबीआई। लेकिन दोस्तों जो आरबीआई का मेन गवर्नर होता है, उसके नीचे 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और होते हैं, और फिर उसके नीचे 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और। तो ये दोस्तों पूरा इस तरह का एक ढांचा स्ट्रक्चर है, जिसको कि आरबीआई हम कहते हैं। इसको चलाने वाले इसको दोस्तों इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका रोल रहता है उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करने में, रिक्रूट करने में, लेकिन दोस्तों चलाते नहीं है। अगर आई एम श्योर, अगर आपको कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आरबीआई के एक्चुअली में 3 मेन सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। तो दोस्तों आप समझिए बात को, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि हमारे देश में पैसों का सर्कुलेशन, यानी मनी का सर्कुलेशन, उनको कंट्रोल करना होता है। जिसके अंतर्गत पैसे प्रिंट करना, पुराने नोटों को जला देना, जो सिक्के हैं उनको मैनेज करना, ये पूरा का पूरा जो पैसों का जो खेल है, वो सारा आरबीआई दोस्तों मैनेज करता है। नंबर 1। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है जिसका मैं जवाब दूंगा आपको, कि यार अगर आरबीआई के हाथ में नोट छापना है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया भी उसमें काफी उसका होल्ड रहता है, तो फिर ये नोट इतने छापते क्यों नहीं है ताकि हमारे देश में सबके पास बहुत सारे पैसे हो जाएं? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो पहला काम हो गया दोस्तों पैसों का सर्कुलेशन करना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है आरबीआई का, वो ये है कि हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, जितने भी ये बैंक हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब का जो कंट्रोलर है वो आरबीआई है। कहते हैं बैंकर्स ऑफ द बैंक इज आरबीआई। सबका एक मुख्य बैंक है वो आरबीआई। जैसे सारी नदियां जाके समंदर में गिरती हैं, वैसे ही सारे बैंकों का जो मेन खजाना है वो आरबीआई से निकल के आता है, राइट? सो इट्स कॉल्ड सेंट्रल बैंक, और सारे बैंक को रेगुलेट करता है ताकि कोई बैंक अपनी मनमानी ना कर सके। बैंक इसके अंतर्गत काम करते हैं। अब तीसरा जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण काम आरबीआई का है, वो ये है कि आरबीआई हमारे देश का जो गोल्ड है और जो विदेशी, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशी करेंसी हमारे पास दोस्तों हमारे देश में है, उसको मैनेज करता है। ये 3 मेजर काम है जो आरबीआई करता है। ऐसे बहुत सारे और भी इसके रोल है, बट मैंने जब अपनी ये रिसर्च करी तो मुझे लगा ये 3 सबसे महत्वपूर्ण काम है जो एज ए कॉमन पर्सन आपको या मुझे समझने की जरूरत है। अब मैं आपके प्रश्न का दोस्तों जवाब देना चाहूंगा कि क्यों नहीं आरबीआई बहुत सारे नोट छाप देता है। तो दोस्तों बात समझिए कि आरबीआई जैसे नोट है, जैसे 500 का नोट आप देख रहे हैं, राइट? ये नोट दिख रहा है 500 का आपको? दोस्तों ये 500 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एक कागज का टुकड़ा है। अगर इस नोट के ऊपर ये अगर आप साइन देखें यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे गवर्नर के दोस्तों सिग्नेचर होते हैं। अगर इसमें भारतीय गवर्नर के, जो आरबीआई के जो गवर्नर है, उनके साइन नहीं होंगे, तो ये दोस्तों सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में नोट छापे कितने जाते हैं। दोस्तों आरबीआई के लिए ये 500 का नोट एक लाइबिलिटी होता है, ये नोट उसके लिए एक लाइबिलिटी है। तो वो उतने ही नोट छापेगा जितने का उसके पास गोल्ड रिजर्व होता है, राइट?
अगर आरबीआई के पास में 500 रुपए छापने हैं तो उसके पास उतना तो गोल्ड होना चाहिए, या फिर उसके पास में 500 रुपए की बराबर की कीमत का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, जिसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व। ये कंडीशन पे नोट छापे जाते हैं और ये सारा काम आरबीआई अपने अंडर करता है। अब अगर मान लीजिए आरबीआई बहुत सारे नोट छाप दे, जरूरत से ज्यादा पैसे छाप दिए जाए, तो उससे दोस्तों नुकसान क्या होगा? उससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे देश में पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जब जरूरत से ज्यादा मार्केट में पैसा आ जाएगा तो सबके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, यानी जो चीज मार्केट में आज बिक रही 10 रुपए की वो बिकेगी 100 रुपए की, तो सबसे पहले का महंगाई बढ़ जाएगा। अगर आज पेट्रोल बिकता है 100 रुपए का तो बिकेगा 1000 रुपए लीटर। दूसरा काम दोस्तों क्या होगा, नुकसान होगा कि जो विदेश में कंट्री में जो अर्थव्यवस्था चलती है, उन देशों में हमारे देश की जो करेंसी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे वेनेजुला एक कंट्री है, उन्होंने ऐसा किया था तो उनकी जो पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं है, टोटली एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल है विदेशों में, राइट। तो अगर बहुत ज्यादा पैसा छाप दिया गया तो हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बाहर बहुत खत्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आरबीआई से कनेक्टेड जो भी मैंने सवाल बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपका प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका जरूर उसका जवाब दूंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कहीं से पूछ के या उसके रिसर्च से क्या बताऊंगा। अब मैं अगला बताने वाला हूं कि जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट का पूरा हिसाब किताब है वो कैसे काम करता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा, और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सेबी काम करता है। लेट्स स्टार्ट द। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि सेबी क्या है। दोस्तों सेबी का जो फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और दोस्तों सेबी भी एक संस्था है जो कि एक रेगुलेटर बॉडी है, जैसे कि आरबीआई, ये भी दोस्तों एक रेगुलेटर बॉडी है, जिसका कि जो मेन काम है सेबी का वो ये है कि जो हमारे देश में जो कंपनियां हैं जो अपना शेयर लाना चाहती हैं, जितना भी ये स्टॉक का सारा काम है, कोई कंपनी स्टॉक से मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, ये सारा का सारा दोस्तों जो शेयर मार्केट का जो काम है, जो कमोडिटी का काम है, वो सारा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी उसको अपनी नजर में देख रेख में करवाता है। ऐसा दोस्तों क्यों किया गया, सेबी बनाया क्यों गया? 1992 से पहले यानी 12 अप्रैल 1992 को दोस्तों सेबी का जो गठन हुआ था, उसके पहले दोस्तों या आई थिंक उसके तुरंत बाद 1993 में जो हर्षद मेहता कांड हुआ था, तो उस समय इतने अलर्ट नहीं थे ये सेबी वाले, उस समय इतनी सख्ती नहीं थी। लेकिन जब ये कांड हो गए, हर्षद मेहता वाला कांड हुआ, एक अब्दुल करीम तेलगी घोटाला, एक अब्दुल करीम तेलगी घोटाला भी हुआ था, हैदराबाद का बंदा था, वो फल बेचता था और उसने करीब 30,000 लोगों का स्टैम्प घोटाला किया था। तो इस तरह के घोटाले ना हो जिससे हमारे आपके लोगों को नुकसान ना हो, इस वजह से दोस्तों सेबी बनाया गया। अब बात करते हैं कि सेबी का एक्चुअली काम क्या होता है। दोस्तों सेबी के सिर्फ 3 मेजर काम है। पहला काम ये है कि जो कंपनी अपने मार्केट को, अपने स्टॉक को मार्केट में लाना चाहती है, जैसे आप एक कंपनी हो, आप अपना स्टॉक मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, जैसे अभी एलआईसी भी अपना आईपीओ लाने वाली है, उसको देख रेख करना। नंबर 2, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट में शेयर खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, वो सारा का सारा भी सेबी अपने नजर में रखता है। तीसरा दोस्तों काम ये कि अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं, आप डीमैट, आपकी कंपनी है, जैसे बहुत सारी कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेयर खान हो गया, एंजल, इस तरह बहुत सारी कंपनी है जो कि ट्रेडिंग करवाती है, राइट। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे बीएससी की अलग होती है, एनएससी की अलग होती है, निफ्टी, कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू ट्रेडिंग कराते हैं। इनको भी देख रेख करना दोस्तों सेबी का काम होता है। यानी अगर आप शेयर मार्केट में अपना स्टॉक लॉन्च करना चाहते हैं तो भी, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी, या आप शेयर मार्केट के ब्रोकर हैं तो भी, ये तीनों चीजें जो है वो सेबी अपने देख रेख। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, रीजन ये कि मैं आपको इस एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली ये होता क्या है कहानी, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों फायदा है सेबी होने का, वो ये है कि जैसे अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प घोटाला किया, राइट, हर्षद मेहता कांड हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। बहुत से मार्केट में कंपनियां आती है, मार्केट से पैसा उठा लेती है, लोगों को बेवकूफ बना के, और फिर बाद में क्या होता है, टाइम टाइम फेस। तो इस तरह के धोखाधड़ी मार्केट में ना हो, सेबी ने बहुत रूल्स टाइट कर दिए हैं। अब हार्डली कोई कंपनी मार्केट में बेवकूफ बना सकती है। अगर उसको मार्केट से पैसा उठाना है तो पहले उसको सेबी में अपने को रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। मुझे कई लोगों ने बोला है कि जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है
उसके ऊपर मैं एक रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा आपको आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे स्टार्ट होता है, आईपीओ लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एलआईसी का आईपीओ से क्या फायदा हो, वो सब मैं चीजें बताऊंगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सेबी के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में जो आईआरडीए है, आईआरडीए का क्या रोल है और उसके होने से आपका और मेरा क्या फायदा है और कैसे काम करता है। और लास्टली दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो कमेंट मी बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि एक्चुअली में आईआरडीए क्या है। दोस्तों आईआरडीए भी एक रेगुलेटर है जैसे कि आरबीआई से भी। तो दोस्तों आईआरडीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंडियन रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ और तो मेरी गलती को क्षमा करें। तो ये दोस्तों जो आईआरडीए है ये एक रेगुलेटर बॉडी है, जैसे कि बैंकिंग के लिए आरबीआई है, स्टॉक ब्रोकिंग के लिए सेबी है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए दोस्तों ये आईआरडीए रेगुलेटर बॉडी का काम करती है। तकरीबन 2000 के आसपास, मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर 2000 के आसपास इसकी स्थापना हुई। और इसके जो दोस्तों तीन सबसे इंपॉर्टेंट काम है आईआरडीए के, वो ये है, पहला काम ये है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में काम करती हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं और गवर्नमेंट कंपनी जैसे एलआईसी भी है। चाहे इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें या जनरल इंश्योरेंस की बात करें, सारा का सारा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, ये सारा का सारा इंश्योरेंस का बिजनेस आईआरडीए रेगुलेट करता है। नंबर दो दोस्तों काम ये है कि कस्टमर के साथ यानी पॉलिसी होल्डर के साथ में धोखाधड़ी ना हो, उसके साथ अगर कोई गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिल सके, इसके लिए आईआरडीए बना। पहले क्या होता था, कस्टमर सामने कुछ हो जाता था तो कोई देखने सुनने वाला नहीं था, अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप कस्टमर हैं, आपने कोई पॉलिसी ली है, अगर आपका क्लेम मना हो गया, एक संस्था होती है जिसका नाम है ओम्बड्समैन, वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं और अगर वहां पे आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप आईआरडीए तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप आईआरडीए के चेयरमैन को भी मेल कर सकते हैं। आप समझिए इन चीजों का फायदा बहुत ज्यादा है। अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो कंपनी आपको क्लेम देने से मना नहीं कर सकती, राइट। तो ये हो गया दूसरा फायदा कि कस्टमर यानी पॉलिसी होल्डर को इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ये आईआरडीए आया। तीसरा तो सबसे बड़ा काम ये है कि मार्केट में कई बार इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कई तरह के लुभावने प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च करते हैं, कई तरह के वादे करते हैं और बाद में वो होता नहीं है, बाद में प्रोडक्ट लॉन्च करके बेच के अपना प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं। ये सब घपलेबाजी, ये सब टाइम पास बातें न हो कि कस्टमर को बेवकूफ बनाया जाए, तो आईआरडी क्या करता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब कोई भी मार्केट में अपना इंश्योरेंस कंपनी का ट्रेडिशनल प्लान लॉन्च करना चाहती है तो उसको पहले आईआरडी से अप्रूवल लेना। अब जब आईआरडी उसको पहले देखेगा, रिव्यू करेगा, उसमें देखेगा कि जो कंपनी वादा कर रही है वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, तब जाके आईआरडी उसको अप्रूवल देता है, तब वो कंपनी अपना मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करती है। ये दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट है आईआरडी के वजह से, राइट। ऐसा पहले नहीं था। तो आज की अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो करीब 26 से 27 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जिसको बोलते हैं कि जो रेगुलेटर करता है, जो डोमिनेट करता है, वो है एलआईसी ऑफ इंडिया, राइट। करीबन 70 से 75% इंश्योरेंस का बिजनेस आज भी तो एलआईसी के पास है, राइट। कभी बात करेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एलआईसी का कितना शेयर है, प्राइवेट कंपनी कितना शेयर है और प्राइवेट कंपनी में कौन सी कंपनी जो है जो सबसे ज्यादा बिजनेस आजकल चला रही है और क्या उसके कारण है। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर इसके बारे में और डीप निकाल के रिसर्च करके आपको वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि एमपी क्या है और एमपी होने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। और अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको कमेंट्स भी इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और किस तरह के वीडियो मुझे आप बनाने चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअली में एमपी है क्या। दोस्तों एमपी भी एक तरह का रेगुलेटर बॉडी है, जैसे कि आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जिसका मेजर जो काम है, जो मेजर फंक्शन है, वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जिसके अंतर्गत एसेट मैनेजमेंट कंपनियां आती हैं, फंड हाउसेज आते हैं और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, ये सारे लोग इस एमपी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं जिनको इनको पालन करना होता है। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भी एक अथॉरिटी है, रेगुलेटर बॉडी है, राइट। और दोस्तों एमपी और सेबी बहुत क्लोजली काम करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली पैसा इन्वॉल्व है और यहाँ भी म्यूचुअल फंड में एनएबी वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, आप पता करेंगे इसमें क्या होता है। पर मेजर जो इसका जो काम मैं बताता हूँ आपको ये है, जो तीन मेजर काम, पहला काम ये है कि जब कोई एमसीआर एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना मार्केट में लॉन्च करती है, जैसे म्यूचुअल फंड या कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या लिक्विड फंड,
तो पहले क्या था, पहले एंट्री लोड होता था, आप देखोगे कुछ पैसे कट जाते थे। अब क्या वो पूरा एंट्री लोड खत्म कर दिया, उसमें कितना लोड रहेगा, कितना कंपनी एक्सपेंस ले सकती है, कितने उसके फंड मैनेजमेंट चार्ज हो सकते हैं, वो सारा का सारा जो ऑल ओवर डिसीजन होता है वो एमडी तय करता है कि कौन कितने परसेंट चार्ज आप कस्टमर से कर सकते हैं। वो रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम है, पहला काम। दूसरा काम दोस्तों ये है कि बहुत सारे मार्केट में जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर, जो सेल्स के लोग हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, इनका एक एआरएम कोड होता है। उस एआरएम कोड के जरिए एमपी इनको ट्रैक करता है किसके कोड में कितना बिजनेस चल रहा है। उसके जरिए एमपी एक तरह का इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है कि एमसी कंपनी उस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जो मेहनताना का जो पैसा है वो टाइम से देता है। ऐसा ना हो कंपनी कल को मना कर देगी आपको बिजनेस नहीं आए, इसलिए एमपी इंश्योर करता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो पैसा आपका वो टाइम से मिलेगा मिलेगा, राइट। तो और अगर साथ ही साथ अगर आप कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी साल में गलत किया, कोई मिससेलिंग करी, तो एमपी उस डिस्ट्रीब्यूटर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल भी कर सकता है, और जो भी पैसा उसको मार्केट से आना होगा एमपी उस म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा, तो पैसा उसका खत्म हो जाएगा, यानी एमपी आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, राइट। और तीसरा दोस्तों काम एमपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम और है वो ये है कि एमपी रिप्रेजेंट करता है सीबी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बिकॉज ये गवर्नमेंट बॉडी है। तो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट रोल है जो एमसी प्ले करता है एज ए रेगुलेटर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है बेनिफिट एक कॉमन मैन के एज ए इन्वेस्टर, जैसे मैं अगर आप एसआईपी कराते हैं, कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं अगर आपको लगता है कि आपके साथ मिस की चीटिंग हुई है, तो आप एमसी को रिपोर्ट कर सकते हैं और उस एमसी कंपनी को और उस डिस्ट्रीब्यूटर को जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट ये है। और ऑफ कोर्स अगर आप न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी आपके साथ में एमसी बेहतर खड़ा रहता है, आपके साथ कोई एमसी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी गलत नहीं कर सकती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने जानकारी आपको इस वीडियो में बताई है, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो उसके मुझे क्षमा करें। और अगर आपको दोस्तों टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर अपने आप सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं तो एक मैंने अपने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रखा हूँ, तो जाइए क्लिक कीजिए and schedule a one-on-one consulting with me. I will definitely make sure your sales and financial planning business grow to the next level. Thank you very much. All the best.